अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बूट कैंप कोर्स की पहली क्लास है और जो भी आप लोग इनरोल हुए इस कोर्स में, ये पूरा कोर्स बहुत डिटेल में उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन लोगों ने इस कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवाई थी। बेसिकली ये कोर्स यूट्यूब पे पोस्ट हो रहा है तो हर कोई देख सकता है। पर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कम्युनिटी है जिसके लिए कोर्स डिज़ाइन डिज़ाइन किया गया है, उनको ये स्पेशल असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलेंगी। सो फर्दर अब कोई इनरोलमेंट नहीं होगी, जैसे मैंने आपको अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया था। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दूं। देखें, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये कोर्स है, ये बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे ग्रुप में जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रखते होंगे इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में। सो देखें, मैं बिगिनर को बिल्कुल जो स्पून फीडिंग कहते हैं ना, वो मैं करूँगा, और एक बिगिनर को जो बिल्कुल जिसको ज़ीरो नॉलेज है उसको भी ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाए, मैं उस वे में चलूँगा। तो पॉसिबली आपको कुछ इनिशियल क्लासेस बोरिंग लगें, 3 4 4 5, पर ये मैक्सिमम 30 क्लासेस होंगी, जो कि आगे जाके चल के हो सकता है एक एक क्लास 1.5 घंटे की भी हो, 2 घंटे की भी हो, पर लॉन्ग सेशंस होंगे और 30 क्लासेस में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर ये कोर्स जब एंड होगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप एक प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे और बहुत ही एडवांस टास्क आपने कर लिए होंगे। प्लस में आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं क्लाइंट्स के, वो भी दिखाए जाएंगे, उन उस तरह की असाइनमेंट्स दी जाएंगी। बहरहाल आप काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। पर स्टार्ट में हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, ये तो मैं आती हैं, ये क्या असर पड़ रहा है। तो काफ़ी बच्चे आपके इस ग्रुप में ऐसे भी हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं जानते, तो हमें उनको भी साथ में लेके चलना है। आज की क्लास उसी तरह से बेसिक होने वाली है। पर जो देखिए, मैं साथ में एक बात याद रख लें, प्रैक्टिकल भी होगा हर क्लास में और हर क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरी भी होगी, जो कि शुरुआत की 5 6 क्लासेस हैं उनमें, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें साथ लेके चलनी है। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। थ्योरी ये नहीं कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाना शुरू हो जाऊँ कि ये ग्राफिक की हिस्ट्री कहाँ से ग्राफिक शुरू हुई थी, ये चीज़ें नहीं, पर कुछ थ्योरी वो पढ़ेंगे हम जो हमें फॉलो करनी है डिज़ाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप सब एंजॉय करेंगे। सो बेसिकली पहला पेज जो हमारा है, ये मैंने आपके लिए पूरी आउटलाइन डिज़ाइन की हुई है। बेसिकली ये कोर्स की जो आउटलाइन डिज़ाइन की गई थी, ये 2023 में डिज़ाइन की गई थी। तब मैंने ये कोर्स करवाना चाहा था, पर उस टाइम पे कुछ एक आध रीज़न की वजह से कोर्स बंद करना पड़ा था। फिर अभी जब ये कोर्स शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें इस आउटलाइन में हमको अपडेट करनी पड़ी हैं, क्योंकि 2 साल में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, एआई काफ़ी इवॉल्व कर गया। वो चीज़ें भी हमने ऐड की हैं, और ये मॉडिफाइड आउटलाइन होगी क्लासेस की, या जो हम कहें प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलें, देखें व्हाट इज़ डिज़ाइन। अब जो बच्चे अ, यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिज़ाइनिंग होती क्या है, उनको लगता है बस 3 4 लाइंस ड्रॉ कर ली तो ये डिज़ाइनिंग है। ऐसा नहीं है। देखें, डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। कोई भी एक मसला है, उसको हल करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा बेहतर वे में हम कैसे समझ सकते हैं, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम ह्यूमंस को जब बैठने के लिए कोई सपोर्ट, कोई चीज़ चाहिए थी, तो हम लोगों ने, वो एक प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए एक चेयर डिज़ाइन की। तो क्या हुआ, जिसने भी चेयर बनाई होगी, या हम जो भी चीज़ आजकल जिस भी फील्ड में बनाते हैं, तो क्या हम डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या एक पेपर पे उसकी डिज़ाइन बनाते हैं, या स्केच बनाते हैं। तो उसी तरीके से वो एक सॉल्यूशन होता है कि हाँ भाई, ये मसला है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसी वे में ये जो हम डिजिटल स्क्रीन पे डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं, बेसिकली देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी कंपनी के लिए एड्स चलवाने हैं, तो लाजमी मुझे एड क्रिएटिव चाहिए। तो फिर मैं एक एड क्रिएटिव साइज में एक बंदे को, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करूंगा, उसको कहूँगा मुझे एक एड डिज़ाइन करके दो। तो देखें, मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे अपनी बिजनेस के लिए एड चलवाने थे, और उसके लिए जो मुझे एड क्रिएटिव चाहिए था, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास गया। उसने मुझे एक अच्छा सा एड क्रिएटिव बना के दिया, और उसने क्या किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मोस्टली हम देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो ये बात याद रखिएगा, आपने हमेशा जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को समझ के डिटेल में
एज अ सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है। ये नहीं कि आप अपने ही प्रेफरेंसेस पे चल रहे हैं कि हाँ बस हमने ये बना लिया, ये बना लिया। ऐसा नहीं, क्लाइंट ने जो आपको बताया है जो चीज़ें, आपने सोचना है कि वो चीज़ें क्या मेरा ये डिज़ाइन कैसे हल कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मेरे ब्रांड के लिए मुझे एड चाहिए, तो एज अ डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव मैं सोचूंगा कि क्या अब मैं अगर एक बिज़नेस के लिए एड बना रहा हूँ, तो इसको कैसे तरीके से बनाऊँ कि वो क्लिक्स उसके ऐड पे आएँ या उसको कन्वर्सेशंस मिलें, तो उस तरीके से मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने डिज़ाइन के थ्रू। तो ये आपने समझना है हमेशा। अच्छा, उसके बाद अब हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। सो एब्सोल्युटली एडोब्स क्रिएटिव सूट हम यूज़ करने वाले हैं, कोरल ड्रा वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। पाकिस्तान मार्केट में तो कोरल ड्रा बहुत चलता है, पर मैं आपको एक इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ट्रेन कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको 90% क्लाइंट एडोब की ही डिमांड करने वाले हैं। सो बहरहाल एडोबी जो है, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत जिन मोस्टली तो मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट्स को इतना तो पता ही होगा कि एडोबी एक फेमस कंपनी है, पर फिर भी आपको बता दूं एक ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत पॉपुलर कंपनी है जिनको नहीं पता। और इनके दो सॉफ्टवेयर, ये इनका पूरा सूट ही फेमस है। वीडियो एडिटिंग के लिए टूल्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं इनके, पर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जिनके फेमस टूल्स हैं वो हैं एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, जिनके लोगो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली जो इलस्ट्रेटर है, एआई जिसका लोगो आप देख रहे हैं, ये यूज़ होता है आपके लोगो बनाने के लिए, कोई भी वेक्टर बनाने के लिए, जैसे कि आप कार्टून करेक्टर्स देखते हैं, तो कोई भी एक एनिमेटेड करेक्टर बनाने के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं। दूसरी साइड पे हम फोटोशॉप जो पीएस है, इसको यूज़ करते हैं किसी भी तरह की फ़ोटो एडिटिंग के लिए। अच्छा, काफ़ी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फ़ोटोशॉप में लोगो बना रहे होते हैं, तो ये नहीं किया कीजिए, क्योंकि लोगो आपको स्केलेबल चाहिए होते हैं। तो जो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, मैं भी आपको एडवांस चीज़ों को बता के आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहता, पर बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि एडोब इलस्ट्रेटर के एक वेक्टराइज सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये वेक्टर और रास्टर क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं आइडिया दे रहा था। बहरहाल हम इन दो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, ये आपको जहन में रखना है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि आप फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप यूज़ करते हैं और इलस्ट्रेटर आप जो है डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल वे में। अच्छा, अब देखें, मैं आपको अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा। आज की जो कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच थी वो मैंने आपको बता दी लेक्चर के वाइज, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। सो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें आज मैं आपको पहली क्लास से तो इसलिए क्लियर करूंगा। सो देखें, सबसे पहले आपने एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने आपको डिटेल्स बता दी थी सारी ग्रुप में। सो अब देखें, यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट साइज इंट्रोडक्शन एंड आर्ट बोर्ड क्रिएशन। सो हम ये प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे, हर क्लास में आपको यहाँ पे लिखे मिलेंगे। मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये आप लोग समझ सकें कि सर ने पॉइंट टू पॉइंट क्या स्टेप किए हैं। मैंने इसके लिए रिटन में आपके लिए लिखे हैं। और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर को। सो ये जब तक ओपन होता है, मैं आपको कुछ चीज़ों का बता देता हूँ कि आज हम बहुत ही बेसिक से पैटर्न्स बनाएंगे। आपको उसके लिए प्रैक्टिस का मैं कहूँगा, और उसके बाद जो क्लास होगी इस पर आप जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद आपको एक और क्लास जल्दी मिलती जाएगी। पर इन क्लासेस में अगर आप लोगों ने अच्छे से इंटरेस्ट लिया तो बहुत ही आपको नॉलेजेबल यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। अच्छा, तो देखें यहाँ पर हमने करना क्या है। अब यहाँ पर आपके सामने ये सारी साइजेस शो होंगी। अब अगर आप डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं एडोबी का, तो आपको डिफरेंट इंटरफेस हो सकता है शो हो, पर सब में न्यू फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। मैं एडोबी का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें देखें, न्यू फाइल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इंटरफेस आ जाता है। अब बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट साइजेस आपको शो हो रही हैं, A4 लेटर, और उसके बाद सेव्ड साइजेस होंगी। मोबाइल के लिए आपको साइजेस मिल जाएंगी, वेब के लिए सारी साइजेस आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। ये नीचे आपको टेम्पलेट्स भी कुछ मिल रहे हैं एडोबी की तरफ से। अगर आप ऑफिशियल वर्जन यूज़ नहीं कर रहे एडोबी का, तो ये आपको टेम्पलेट वगैरह शो नहीं होंगे। बहरहाल देखें, मैं आपको वापस लेके आता हूँ, और हमें ये साइज़ अब जो बनानी है, मैं आपको यहाँ पर प्रीसेट डिटेल में अपनी फ़ाइल का नाम ज़रूर दीजिएगा, वरना आप फ़ाइल अपनी असाइनमेंट सेव करेंगे तो बाद में आपको फ़ाइल ढूंढने में मसला होगा। मैं क्लास 1 लिख देता हूँ उसको। और आपने जो
साइज़ लिखनी है, जो भी आपके प्रोजेक्ट की साइज़ है, लाइक हमें इंस्टाग्राम ऐड बनाना है तो उसकी हम 1080p साइज़ रखते हैं, बाई 1080p स्क्वायर साइज़, स्क्वायर रेशो में। सो उस तरीके से आप जो भी आपको साइज़ चाहिए आप लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको जो हमारे यूट्यूब थंबनेल की स्टैंडर्ड साइज़ होती है वो हम रख लेते हैं, चलें। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी साइज़ होगी। सो बहरहाल मैं इसको यहाँ पर अगेन राइट कर देता हूँ और 1080p हम हाइट में लिख देते हैं, 920 हम कर देते हैं विड्थ में। आर्ट बोर्ड क्या होते हैं? अब देखें, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि आपको अगर जितने डिज़ाइनिंग आपको पेजेस चाहिए उस हिसाब से आपने आर्ट बोर्ड पिक करने हैं, ठीक है। सो जितने आप आर्ट बोर्ड पिक करेंगे उस हिसाब से आपको उतने पेजेस डिज़ाइन के मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम 2 पिक करते हैं तो हमको 2 मिलेंगे। नीचे ये RGB कलर मोड है। अब इन चीज़ों को आपने अभी नहीं छेड़ना क्योंकि हमने आगे इनको पढ़ना है। कलर मोड, रास्टर इफेक्ट्स, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। तो फिलहाल आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपने साइज़ कैसे देनी है, पिक्सल रखने हैं, आपने पिक्सल पे काम करना है फिलहाल। क्लास का यहाँ पर फाइल का नाम, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहिए फाइल तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक कर सकते हैं, लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप फाइल आएगी। आर्ट बोर्ड मीन्स आपको कितने पेजेस चाहिए आर्ट के लिए। सो हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारी। हमने 2 पेजेस बनाए थे तो हमारे 2 हमारे पास शो हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि बहुत लाजिम है एक जो न्यूबी जो डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे। अच्छा, अगर मेरे पास ये जो टूल्स हैं आपके पास जो ना हो रहे हों इस तरीके से, या कोई भी टूल आपके पास मिसमैच हो, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे विंडो में आके, यहाँ पे वर्क स्पेस में आके आपने एस्टेनियल क्लासिक पे क्लिक कर देना है। और अगर ऑलरेडी क्लिक है तो रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो आपके टूल्स इसी तरह से प्रेजेंट हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात आपने नहीं लेनी। अच्छा देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब कि ये लाइन जो है क्या होती है, ये टूल्स क्या होते हैं, इनका थोड़ा हम इंट्रो लेंगे। इस तरीके से ही अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट साइज इंट्रोडक्शन आर्ट बोर्ड क्रिएशन। ये हमने देख लिया कि साइजेस क्या वहाँ पर थी, A4 वगैरह, और हमने आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट किया। अब एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को हम समझ रहे हैं और उसके बाद हम इसके कुछ टूल्स का इंट्रो लेंगे, लाइक, और इसमें हम जो है पाथ क्या होती है, एंकर पॉइंट, फिल स्ट्रोक क्या होते हैं समझेंगे, और फिर उसके बाद हम एक पैटर्न बनाएंगे जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये टूल्स आपसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइक मैं इसको पिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो आप इसको वापस यहाँ पे लगा भी सकते हैं इस तरीके से, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस डबल लेटर में यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये पैनल्स भी आप मूव कर सकते हैं, जो पैनल आपको जहाँ पे लगाना हो लगा सकते हैं। तो ये कोई इशू इसमें नहीं है, वापस वापस आप वहाँ पे सेम जगह पे भी फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो आपका ओवरव्यू है इन टूल्स का, ये आप मूव कर सकते हैं, एडोबी आपको अलाउ करता है। अब ये इंटरफेस जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से समझना। ये सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल है। अच्छा, अगर आप एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं एडोबी का, तो आप जैसे इस पर ये कर्सर रखेंगे तो देखें शो भी करेगा कि इस टूल का काम क्या है। देखें, ये अब आप समझ गए होंगे, ये शेप्स को मूव करने के काम आता है। सो डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, अब ये देख लें, ये किसी भी कॉर्नर को मूव करने के काम आता है, जैसे कि ये दिखा रहा है। यही चीज़ हम करने वाले हैं आज। सबसे पहले ये एक देखें, ये रेक्टेंगल टूल है, इससे आप रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक स्क्वायर वगैरह। तो ये शो कर रहा है, वैसे हम करेंगे। इस पर क्लिक करके आपने माउस के बटन को एक बार क्लिक करके फिर ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे, जितना आपको बड़ी साइज स्क्वायर वगैरह बनाना है बना सकते हैं। जब आप बटन छोड़ेंगे तो ये ड्रॉ हो चुका होगा। अब आपने करना क्या है, देखें, ये जो आपको शो हो रहा है बाहर की साइड पे ब्लैक साइड बॉर्डर, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। और इसके अंदर जो कलर फिल है वाइट, इसको हम कहते हैं फिल। सो ये दोनों आपको यहाँ पर भी शो हो रहे हैं, ये आपका स्ट्रोक है देखें, और ये इस साइड पे फिल है वाइट। सो अगर आपको यहाँ पर बीच वाला कलर मतलब फिल आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पर आएंगे इधर, और इधर से कोई भी फिल वाला कलर आप पिक कर सकते हैं, लाइक मैं इसको ये कलर पिक करता हूँ, तो देखें ये पिक हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सेम चीज़ आप इधर से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें इधर, और इधर से जो आप कलर पिक करेंगे चेंज करके यहाँ पे, वो कलर उधर ऐड हो जाएगा। और अब अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर जो ब्लैक कलर है वो चेंज करना हो,
तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। लाइक मैं रेड चाहता हूँ तो मैं रेड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो वो रेड कलर का बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास फिल शो ही ना हो, तो फिल पे क्लिक करें और ये जो नन का आइकॉन आ रहा है इस पे क्लिक कर दें, तो आपके पास सिर्फ रेड बॉर्डर शो होगा और बीच में कोई कलर नहीं होगा। अच्छा, अगर आप बॉर्डर की साइज थोड़ी बढ़ाना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये टूल्स का यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रोक या बॉर्डर की साइज बढ़ जाएगी। अच्छा, ये चंद एक चीज़ें थी। अब अगर हमने तो फिल को भी नन किया हुआ है, अगर स्ट्रोक को भी हम नन कर दें तो क्या होगा। क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि दोनों में कोई कलर नहीं है। पर अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, तो देखें एक ब्लू बॉक्स शो हो रहा है, मतलब ये हमारी पाथ है। हम पाथ उसको कहते हैं इधर कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ हो तो उसको हम उसके साइज को, उसके एजेस को हम पाथ कहते हैं, ये एक पाथ है। अब अगर इस पाथ को शो करवाना है तो हम इसको बॉर्डर पे कलर देंगे तो ये पाथ क्लियरली विजिबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप देखें यहाँ पर अगर हमने एक अच्छे से समझना है एंकर पॉइंट्स को, और मैं आपको ये बता दूं, अब जैसे कि ये कॉर्नर जो पॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स हम जिसको कहते हैं, बेसिकली ये कॉर्नर पॉइंट्स को आप एंकर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे अपना एरो लेके जाऊं तो ये शो भी कर रहा है कि एक एंकर पॉइंट, देखें लिखा हुआ है एक एंकर पॉइंट है। और इसके एंकर पे क्लिक करने के बाद ये एक सर्कल छोटा सा शो हो रहा है मुझे। तो मैं अगर इसको यहाँ पर सर्कल को घुमाता हूँ तो क्या होता है, इसके कॉर्नर्स को हल्की हल्की कर्व मिलना शुरू हो जाती है, सारे ही कॉर्नर्स को। जितनी आप कर्व देना चाहें दे सकते हैं। पर अब अगर इन केस मैं अगर चाह रहा हूँ किसी एक कॉर्नर को मुझे ज़्यादा कर्व देनी है तो मैं क्या करूँगा। अब यहाँ पर ये आपके पास एक और टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन। बेसिकली आप इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और सिर्फ इस एक बटन पे क्लिक करके आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो सिर्फ ये एक साइड का कॉर्नर राउंड होगा। ये डायरेक्ट सिलेक्शन का काम ये होता है। और दूसरा काम इसका होता है कि एंकर पॉइंट्स को मूव करना। लाइक अगर मुझे यहाँ पर ये एंकर मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँ, एक बार क्लिक करूंगा, उसके बाद इसके कॉर्नर पे ये हैंडल आपका शो हो रहा है, इस हैंडल को आप ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ उस जगह से मूव होना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप इन केस अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से ये करना चाहो तो नहीं कर सकते, आपके पास एंकर पॉइंट जो है वो देखें शो ही नहीं हो रहे साइड्स में। तो ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन से ही करना पड़ेगा। लाइक मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा मूव कर रहा हूँ, इसको स्क्रॉल नीचे या नीचे इसको ड्रैग करके ला रहा हूँ, फिर इसकी जो है साइज बढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सो आई होप आपको एंकर पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। हम वापस आते हैं। अब देखिए हमने इलस्ट्रेटर का इंटरफेस को थोड़ा समझा, उसके टूल्स को, उसके बाद एंकर पॉइंट जो है, फिल, स्ट्रोक, पाथ, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम बेसिकली एक पैटर्न बनाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, जो बच्चे हैं बेसिकली वो प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि हो सकता है कुछ आप में सीखे हुए हों तो उनको ये असाइनमेंट बोरिंग लगे। पर स्टार्टिंग में मैं इतनी हार्ड असाइनमेंट नहीं दे सकता कि वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। सो बहरहाल देखें, प्रैक्टिस के लिए आपने ये पैटर्न डिज़ाइन करना है। ये पैटर्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब देखें, फ्लावर आपने बनाना है, उसके थ्रू ये पैटर्न आपने बनाना है। कैसे बनाना है मैंने आपके लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद हम पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम चलें वापस आते हैं और मैं एक शेप बनाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप शिफ्ट दबा के शेप बनाएंगे तो ये 1:1 रेशो में स्क्वायर ही बनेगा, फिर रेक्टेंगल नहीं बनेगी। तो आप अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो शिफ्ट दबा दिया करें तो एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस पर कलर फिल कर देता हूँ कोई भी। हम इस पर कलर फिल करेंगे। उसके बाद अब इसको अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ तो इस पर क्लिक करके इस शेप की आप कॉपी कैसे लेंगे, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट का बटन दबाएं, होल्ड रखें उसको और इसको ड्रैग करें लेफ्ट साइड राइट साइड पे। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रो में रखना है तो शिफ्ट भी दबा दें, तो बिल्कुल सीधा ये उसके सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर अब मैंने एक बार इसकी कॉपी ली, अब मुझे 3-4 बार सेम काम करना है तो बार बार अल्ट दबाऊं फिर इसको ड्रैग करूं, ये काम नहीं करना। एक बार ऐसा करके अल्ट दबा के इसकी कॉपी लेके फिर आप अगर कंट्रोल डी दबाओगे, अगेन हम ट्राई करते हैं, पॉसिबल हमारा एक्शन जो है रीसेट हो गया हो, तो हम अगेन इसकी कॉपी लेते हैं और उसके बाद अब कंट्रोल डी दबाते हैं।
देखिए कंट्रोल डी दबाता जाऊंगा, इसका काम क्या है, रिपीट। ये हमारे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता जाएगा, तो ये सारे शेप्स जो हैं बार बार ड्रॉ होते जाएंगे जब तक हम करना चाहें, तो इसको हम कहते हैं रिपीट फंक्शन। सो आप रिपीट कर सकते हैं शेप्स को, अपने एक्शन, लास्ट एक्शन को यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में। और उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल डी, हमने देखा, अल्ट ड्रैग देखा, लॉक लेयर और ग्रुप है। तो हम इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। अच्छा, लॉक लेयर क्या होता है? देखिए मैं एक यहाँ पर एक मिसाल है, मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। ये शेप मैंने बना दिया, अब मैं इसको लॉक करना चाह रहा हूँ। मतलब ये जैसे इसको मैंने क्लिक करके मूव किया तो ये हिल रहा है, ये हिले ना, मुझे इसके ऊपर काम करना है, कोई और शेप बनाने, तो ये मूव ना हो। तो इसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है, और कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल 2 दबा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब देखें इसको मैं मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। और इसको आप लेयर पैनल में देख सकते हैं, ये लेयर पैनल है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर एरो पे क्लिक करें और ये आपका लॉक लगा हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल पे। अगर लॉक हटा देंगे तो ये वापस मूव होना शुरू हो जाएगा। अगर इधर वापस क्लिक करेंगे तो वापस लॉक हो जाएगा। आप कीबोर्ड से भी लॉक कर सकते हैं और इधर से भी लॉक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप होता है। सो ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, इसकी साइज कम करते, पहले तो मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, उसके बाद इनकी मैं अगेन कॉपी लेता हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे आपस में ग्रुप हो जाएं, मतलब मैं अगर इसको एक को मूव कर रहा हूँ तो एक मूव हो रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे इकट्ठा मूव हो। तो क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके राइट साइड पे क्लिक करके आप ग्रुप यहाँ से भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबा के भी ग्रुप कर सकते हैं। सो हम कंट्रोल जी दबाते हैं, ये ग्रुप हो गए। अब देखें अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये एक साथ मूव होंगे। और अगर मुझे अनग्रुप करना हो तो मैं राइट साइड क्लिक करके यहाँ पर अनग्रुप पे क्लिक करके बाहर क्लिक करके एक बार इसको मूव करूँगा तो भाई अलग अलग मूव हो रहे हो। अच्छा, अगर हम इनको वापस ग्रुप कर दें तो ये आपको लेयर पैनल में भी शो हो जाएंगे कि यहाँ पर ये ग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अपने, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखेंगे तभी आपको आगे मूव करने में आसानी होगी। अच्छा, अब जो बेसिकली ये जो बिल्डअप दे रहा था मैं आपको, ये चीज़ें अभी आपकी यूज़ होने वाली हैं, तभी मैं आपको समझा रहा था अलग। मैंने कहा अगर प्रोसेस में आपको समझाऊंगा फ़ौरन से तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे, तो मैंने आपको अलग अलग से चीज़ें समझा दी। अब हम यूज़ करेंगे इनको पैटर्न बनाने में। ये शॉर्टकट जो हमने यूज़ किए हैं पैटर्न के लिए, अब ये पैटर्न में बनाने में हम यूज़ करेंगे। सो अब देखें यहाँ पर क्रिएट अ पॉलीगॉन, आपने सबसे पहले एक पॉलीगॉन बनाना है, या हम फ्लावर बनाएंगे, तो उसके लिए अब आपका ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। सो यहाँ पर आ जाए, यहाँ से आपने ये शेप पिक कर लेना है, पॉलीगॉन शेप, और उसके बाद आपने अपनी साइज के हिसाब से यहाँ पे जितना आपको चाहिए ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद इसको आपने यहाँ पर इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आने के बाद डिस्ट्रोट एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, उसके बाद आपने पकड़ एंड ब्लोट में आना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर ये स्टेप्स के बढ़ा देने थोड़े से, देखें स्टेप बढ़ा है, ये आपका फ्लावर बन गया, देख लें। अब जितने आपको अच्छे लगें स्टेप्स उतने आप रख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा स्टेप नहीं रखूँगा, मैं इसको यहाँ पर रखूँगा मैक्सिमम 79%, ओके कर देंगे। तो ये आपका एक फ्लावर शेप रेडी हो चुका है। अब बेसिकली हम देख लेते हैं जो पैटर्न हमने बनाया हुआ है ये कुछ इस तरीके का है, तो वाइट है और बीच में कुछ ब्लू हाईलाइट्स हैं। सो ये बनाने के लिए आपने एक रेक्टेंगल पिक करनी है, और कॉर्नर से पेज की दूसरे कॉर्नर तक आपने ब्लैक कलर्स में ड्रॉ कर देना है फिल में, ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकें। अच्छा, हमने ब्लैक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम इसको देखें, हमने इसके पीछे एक फ्लावर बना के रखा है, अब ये इसके सामने आ गया है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करें, और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है अरेंज में, और सेंड टू बैक कर देना है। या आप कीबोर्ड से कंट्रोल, और अगर आप ब्रैकेट दबाते हैं तो उससे भी हो जाता है, बहरहाल आपने यहाँ से कर लेना है, और उसके बाद ये फ्लावर आपका शो हो जाएगा। इसको हम वाइट कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका बॉर्डर जो है वो हम हटा देते हैं। सो इसकी साइज थोड़ी कॉर्नर से कम करेंगे। अच्छा, साइज कम करते टाइम अगर आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे ख़राब हो जाएगा शेप, तो आपने शिफ्ट दबा देना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में कम होगा और ख़राब नहीं होगा। अच्छा, इधर हमने रखना है इसको, और इसकी अल्ट से कॉपी लेनी है। इसकी कॉपी हम ऐसा करते हैं नीचे की तरफ लेंगे, ये हमने कॉपी ली। अब कंट्रोल डी,
जैसे हमने रिपीट सीखा था वैसे ही इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद आपने इसकी सबको सिलेक्ट करना है। अच्छा देखें, मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड जो हमने ब्लैक बनाया वो भी सिलेक्ट हो रहा है और मूव होगा, तो हम इसको लॉक कर देंगे। सिलेक्ट करके आपने इसको Ctrl+2 दबा के लॉक कर देना है। अब इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे शिफ्ट दबा के। अच्छा, अब इसकी हम कॉपी लेंगे। यहाँ पर कॉपी लेने के बाद आप इसको प्लेस अगर आप करना चाहें, लाइक जैसे कि ये ऊपर नीचे थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है, अगर ऐसे आप करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा आप क्लोज लाएंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे। और उसके बाद आपने ये टूल जो है यहाँ से ये अगेन, अच्छा देखें ये बार बार सिलेक्ट करने पड़े तो हम उनको ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप, और इस साइड से भी हम उनको ग्रुप कर देंगे। अब ये हम कॉपी करते जाएंगे, एग्जैक्ट साइज में रखते जाएंगे। अच्छा, अब इन दो बार्स को एक साथ ही कॉपी कर लें, देखें, और अब Ctrl+D दबाते जाएं। ठीक है जी, ये आपका एक पैटर्न बन गया। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज में, और यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं एग्जैक्ट इन सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कुछ कलर्स को हाईलाइट करना था, ब्लू बनाना था, जैसे मैंने उधर बनाया हुआ है गाइड में, तो आपने वैसा ही करना है। सो एक ये शेप पिक करेंगे, एक ये, तो इनके लिए आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, सारे शेप्स को एक साथ ही ऐसा करें, सिलेक्ट करके इनको ग्रुप करें, वापस अनग्रुप करेंगे तो ये सारे अनग्रुप हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक ये 3 शेप कोई भी सिलेक्ट करके इनको ब्लू या येलो कलर दे दें, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं इनको ये कलर दे रहा हूँ। सो ये आपका एक छोटा सा पैटर्न जो है वो डिज़ाइन हो गया है। ये एक बिगिनर्स के लिए एक बिगिनर फ्रेंडली असाइनमेंट है। अब देखें, ये आपको इन चीज़ों पे आपने प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बताया, और फिर आपने ये मुझे पैटर्न बना के व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाने हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सारे दिखाएंगे, ताकि उनमें समझूं कि वाकई आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको अगली क्लास में थोड़ी और एडवांस चीज़ें पढ़ाना शुरू करूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हम सीख रहे हैं, इनसे हमें काफ़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे। सो ये आप एक आपकी बेस पक्की हो रही है, ऐसे समझ लें। अच्छा, अब ये कुछ FAQs जो कि अभी आपके मन में आ रहे होंगे, ये सवाल हो सकता है मुझे क्लास के बाद बच्चे पूछे भी सही, कि सर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। लाइक हमने आज जैसे कि पढ़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, या इन फ्यूचर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी थ्योरी की। तो देखें, ये आपको जो मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ आपके प्रैक्टिकल में यूज़ होगी, ये बात याद रखिएगा। मैं कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। उसके बाद देखें, थ्योरी बेस्ड क्लासेस जो हैं इस कोर्स में कितनी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। पहले मेरे अंदाजे में 6-7 क्लासेस में एक थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, पर जो जितनी है आपको बहुत काम आने वाली है। क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप है फ्यूचर में? देखें, एक बेहतरीन स्कोप है, पर अच्छे डिज़ाइनर्स का। जो जुगाड़ करना चाहते हैं, एफर्ट पुट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए जो छोटा मोटा काम अब AI भी कर लेती है, तो फिर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में नहीं आए अगर आप टाइम नहीं दे सकते। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का काम AI नहीं कर सकती, जो कि ह्यूमन क्रिएटिविटी होती है। वो काम अगर आप करेंगे तो ही आप अब इसमें सर्वाइव कर सकेंगे। अब आप लास्ट क्वेश्चन कि हम डिज़ाइनिंग प्रॉपर डिज़ाइनिंग कब शुरू करेंगे। देखें, जब तक ये आपके जो छोटे छोटे टूल्स हैं, थ्योरी है, तो ये इनमें जैसे आपने पैटर्न डिज़ाइन किया है, छोटी मोटी डिज़ाइनिंग करेंगे, पर प्रॉपर जो पोस्टर्स वगैरह लोगो डिज़ाइन करना, उसमें कुछ क्लासेस लगेंगी जब तक आपके टूल्स कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। अब बेसिकली उन बच्चों के लिए ये स्लाइड जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मोस्टली तो जो आप लोग इस ग्रुप में हैं मुझे जानते हैं। मैं आपको पता है अपने चैनल पे बेताजा कोर्स करवाता रहता हूँ। कभी फाइवर का आपको फ्री कोर्स करवाया, ये कम्युनिटी व्हाट्सएप की बनाई, कभी एक्सेल एक्सेल का कोर्स करवाया, कभी कोई, तो ये से हमने काफ़ी कोर्सेज करवाए हैं, और जो बच्चे हैं काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। सो फिर भी जो न्यूबीज़ हैं उनको थोड़ा इंट्रो दे दूँ। माई सेल्फ नजीबुल्ला, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर और फ्रीलांसर हूँ, और इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। सो तकरीबन मुझे 8-10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तकरीबन। और मेरी जो मेन एक्सपर्टीज़ हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में है। मैं MIT पे इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूँ तकरीबन 8 साल के लिए। उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था, कि क्योंकि मुझे पर्सनल जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह से टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने एक प्रॉपर एजेंसी बनाई और उन चीज़ों को टीचिंग को क्विट कर दिया था। उसके बाद
देखिए, मैं डिज़ाइनोमैक्स एजेंसी का सीईओ भी हूँ। एक प्रॉपर टीम बिल्ड है हमारी जो कि काम करती है। और अगर आप लोग ने एट द एंड ऑफ कोर्स अच्छे से सीखा और आपकी डिज़ाइनिंग में मुझे जान नज़र आई, क्वालिटी नज़र आई, तो हो सकता है मैं आप में से किसी को टीम में अपनी टीम में भी काफ़ी कुछ लोगों की ज़रूरत मुझे है तो मैं ले लूँ। मैं बेसिकली शाहपुर चौक सिंध से हूँ। यहाँ पर ये सिंध का एक छोटा सा शहर है नियर द नवाबशाह। सो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो अब जो आपके क्वेश्चंस हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आज की क्लास के बारे में, जो भी आपका सवाल हो। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपने इस क्लास के बारे में फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्या ये क्लास बिगिनर फ्रेंडली थी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई, आपने ये सेशन एंजॉय किया या नहीं। आपके रिस्पॉन्स पे ये देखें, हम कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहे। आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि आपको कितनी जल्दी क्लासेस मिलती हैं। तो आपने असाइनमेंट जल्दी करनी है और रिस्पॉन्स अच्छा अच्छा हर क्लास पे देना है, तभी आपको क्लासेस भी जल्दी मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होगा। सो इंशाल्लाह आप सबसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। इंशाल्लाह आप सबसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।